सुल्तान में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। इस मौके पर जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव को घेरा गया। आशीष पटेल ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब जाति जनगणना आखिर क्यों नहीं कराई। आशीष पटेल ने पीएम मोदी को पिछड़ों का हितैषी बताया और कहा कि पीएम मोदी ही जाति जनगणना का हल निकालेंगे। तो सुल्तानपुर पहुंचे थे आशीष पटेल और उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है और उन्होंने कहा कि आखिर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ही हल इसका निकाल सकते हैं। जातीय जनगणना पर अखिलेश केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना पिछड़ों के लिए किया है, बाकी लोग तो सिर्फ आंसू बहाते रहे हैं। मैं दो उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूँगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी भारत सरकार में, जिसके सांसदों के सहयोग के बिना यूपीए की सरकार नहीं चल सकती थी, उसी यूपीए की सरकार ने नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दिया था। उस समय क्या समाजवादी पार्टी के साथी सो रहे थे? दूसरा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। उस समय जब वो रक्षा मंत्री का उनके पास दायित्व था, तो क्या पिछड़ों के लिए वो सैनिक स्कूल में जो उनके ही मंत्रालय में आता था, क्या पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दे सकते थे एडमिशन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिए नई शुरुआत है जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि युवाओं को उनकी रुचि के मुताबिक आगे पढ़ने के नए अवसर दिए जाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। और कानपुर में वकीलों ने जिला जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला जज संदीप जैन पर अभद्रता और वकीलों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए आज बार एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि जिला जज संदीप जैन का रवैया वकीलों के प्रति काफी खराब है। भरे कोर्ट रूम में जिला जज वकीलों को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं और न्याय कार्यों में मनमानी कर रहे हैं। इसे लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश त्रिपाठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। जिला जज संदीप जैन तानाशाही कर रहे हैं, अधिवक्ताओं का बराबर कोर्ट में अपमानित करते हैं। कोई रिवीजन है, अपील में कोई अधिवक्ता जाता है, सीनियर है जूनियर ये नहीं देखते हैं। 1 लाख रुपया कास्ट लगा देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी रिट खारिज कर रहा हूँ। और वकील साहब आपको क्लाइंट से पूछते हैं वकील को फीस दी कि या नहीं दी, मैं रिट खारिज कर रहा हूँ फीस मत देना। तरह तरह की टिप्पणी करते हैं और कई बार इनको समझाया गया, कई बार मिलने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अपनी आदतों से नहीं मानते हैं। शाम को 9 बजे तक बैठते हैं, अधिवक्ताओं को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आप अपनी बात करिए आगे, नहीं तो आपकी रिवीजन खारिज कर देंगे, आपकी अपील खारिज कर देंगे। इस संबंध में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी पत्र भेजा है और इलाहाबाद भी चीफ जस्टिस को पत्र भेजा है, यहाँ भी तमाम अधिकारियों को पत्र भेजा है। अगर इनका तत्काल यहाँ तबादला कर दिया जाए। अगर तबादला इनका नहीं होता है तो आज तो एक संकेतिक हड़ताल की जा रही है, बृहस्पतिवार से इनके खिलाफ इनके कोर्ट का बहिष्कार कर दिया जाएगा। एमएलसी अक्षय प्रताप के खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस दर्ज हुआ है। अक्षय प्रताप सिंह पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी केस दर्ज कराया गया है। राजा भैया की पत्नी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर केस दर्ज कराया है। राजा भैया की पत्नी एक साथ चला रहे थे कंपनी। गड़बड़ी के बाद पहले से NCLAT में चल रहा है केस, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा है और आर्थिक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया गया है। अब राजा भैया की पत्नी ने EOW में भी केस दर्ज करा दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, MLC अक्षय प्रताप सिंह को लेकर EOW में केस उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में केस दर्ज हुआ है। राजा भैया की पत्नी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और MLC अक्षय प्रताप और राजा भैया की पत्नी एक साथ ही कंपनी चला रहे थे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये क्या है पूरा मामला?
जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो राजा भैया की जो पत्नी है भानवी कुमारी सिंह, उन्होंने अगर बात करें तो अक्षय प्रताप सिंह के साथ मिलकर एक कंपनी को रन कर रही थी, जिसमें अगर बात करें तो आर्थिक हेरफेर हुआ था और इसके अलावा कुछ दस्तावेजों पे फर्जी तौर पे दस्तखत हुए थे। जिसके बाद ये पूरा मामला NCLAT में गया था, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ लॉ एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया था, जिसमें अगर बात करें तो कंपनी के मामले में जो भी सुनवाई होती है NC क्लैट में होती है, जहाँ पे न्यायालय अपना आदेश देता है। लेकिन अगर बात करें तो राजा भैया की पत्नी ने जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है वहाँ पे ये केस दर्ज कराया है। EOW विंग में केस दर्ज हुआ है, जिसमें जो कंपनी के अंदर वित्तीय हेरफेर हुआ है उसको लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। इसमें न सिर्फ अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया है, बल्कि जो कंपनी के और भी तमाम सारे कर्मचारी थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कंपनी में जो है फर्जीवाड़ा किया गया है, हेरफेर किया गया और आर्थिक तौर पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है। इसी को लेकर अब EOW में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें EOW भी अपनी जांच करेगी और इस पूरे मामले को लेकर के पहले से केस NCLAT में चल रहा था, जिसमें NCLAT में भी अभी आगे की सुनवाई होनी है और देखना ये क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल शुक्रिया अब अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए बात करते हैं गोंडा की, जहां पर जमीन घोटाला का एक मामला सामने आया है। फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीन घोटाले में 45 मामले पहले ही दर्ज हैं। मुख्य आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। तो गोंडा में जमीन घोटाले का एक मामला सामने आया है। फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन घोटाले का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोंडा कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में जो जमीन के घोटाले हो रहे थे उस पर पहले से ही यहाँ पर 47 मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनकी विवेचनाएं की जा रही है। तो कई संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर उनको जेल में भेजा गया है। इसी कड़ी में कल श्रीमती मधु मेहरोत्रा जो है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, उसकी जांच की गई। उच्चाधिकारियों के आदेश पर जांच हुई थी। जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 148/23 धारा 419, 20, 67, 68, 71 IPC का और ब्रजेश अवस्थी, अनिल सिंह आदि 15 लोगों के खिलाफ इस गैंग के द्वारा पहले भी जो है कई घोटाले किए गए थे। उसी कड़ी में एक ये नया घटना आया था, इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सेवा नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों का आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों का हल्ला बोल चल रहा है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन हो रहा है और कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्रों का धरना भी चल रहा है। तो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर के जो शिक्षा मित्र हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों का आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों का हल्ला बोल हो रहा है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का ये महासम्मेलन चल रहा है। कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने धरना दे रखा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सेवा नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्र आंदोलन पर हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या इस पर कोई सुनवाई है, कोई संज्ञान ले रहा है इस धरने का? देखिए अवधेश, 22 साल से करीब शिक्षा मित्र संविदा पर काम कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में प्रदेश भर के अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी मांग इनकी यही है कि नियमितीकरण किया जाए, इनको स्थायी तौर पर नौकरी दी जाए। हालांकि 2017 में कोशिश की गई थी, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो पाए। मानदेय जरूर बढ़ा, पहले 3,000 रुपये इनको मानदेय मिलता था और अब योगी सरकार ने 10,000 रुपये मानदेय कर दिया। ये शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर रही, लेकिन इससे भी वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये 10,000 रुपये बहुत कम है और वो दिन भर शिक्षण कार्य करते हैं। चूँकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी थी, इसलिए इनको संविदा पर रखा गया था, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही है। आंदोलन करते हैं, लखनऊ आते हैं, राजधानी में भी आते हैं और यहाँ विधानसभा भवन के सामने कई बार प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर आज फिर इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले नियमितीकरण किया जाए, उनको नियमित किया जाए। इसके अलावा उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि मानदेय कम होने से पारिवारिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। घर में तमाम लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनका उपचार नहीं हो पाता है। ऐसे में 10,000 रुपये से बढ़ाकर उनको जो एक सामान्य शिक्षक का वेतन होता है उस हिसाब से उनको मानदेय दिया जाए। साथ में 62 वर्ष की उम्र तक उनका शिक्षण कार्य कराने की उनको अनुमति दी जाए। अभी 4 दिन पहले ही योगी सरकार ने 60 वर्ष की उम्र निर्धारित की थी कि अब शिक्षा मित्र 60 साल तक पढ़ा सकेंगे।
पहले उनसे साल भर काम लिया जाता था और साल भर बाद उनका नवीनीकरण किया जाता था, लेकिन अब आदेश योगी सरकार ने जारी कर दिया है। बहुत सारी राहतें दी हैं, लेकिन अभी भी नियमितीकरण का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है और आज इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जगहों से शिक्षा मित्रों के अलग अलग संगठन एकजुट हुए हैं। वहाँ पर सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी हैं उनके सम्मेलन में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सरकार से बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। चूंकि निकाय चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और उनके परिवार के लोगों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये बड़ी संख्या हो जाती है, बड़ा वोट बैंक भी है। आज जब मैंने कौशल किशोर से पूछा कि यहाँ पर वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मांगे नहीं, एक सम्मेलन है, वो अपनी बात रखने आए हैं, चर्चा करने आए हैं और मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है सम्मेलन में, महासम्मेलन जिसको कहा जा रहा है। यहाँ पर आपस में बात होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार से वो बात करेंगे और जो नियमितीकरण की मांग है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुंचाएंगे। तो आज कल रात से ही इसको लेकर, इस महासम्मेलन को लेकर तैयारियां हो रही थी। रमाबाई रैली स्थल काफ़ी बड़ा स्थान है जहां पर ये सम्मेलन अभी चल रहा है। करीब 2 से 3 लाख लोग, चूंकि वो लोग अपने परिवार के साथ आए हैं, परिवार के सदस्य भी हैं। कौशल किशोर जो मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने कहा था कि परिवार के साथ आइएगा यहाँ पर लखनऊ, ताकि जब सरकार देखे, सरकार के नुमाइंदे देखें तो उनको एहसास हो ये कितने ज़्यादा संख्या है, कितना बड़ा वोट बैंक है, उनके मन में एक बात आए और उस हिसाब से वो सोचकर उनको नीति बनाएं, उनको उनकी संख्या सोचकर प्लानिंग करें कि उनके साथ किस तरह से करना है, उनको नियमित। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करती या नहीं करती और कब तक कर पाती है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर देहरादून से है। नकल विरोधी कानून पर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। पकड़े जाने पर अभ्यर्थी अगले 10 साल तक परीक्षा से वंचित रहेंगे और नकल कराने, पर्चा लीक करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। योजना में शामिल हर आरोपी के लिए सजा का प्रावधान है। अफवाह फैलाने वालों पर भी शिकंजा ये नया कानून कसेगा। बार बार जिस प्रकार से हो रहा था हमारे नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, हमारे भाई बहनों के मन में एक संदेह पैदा हो गया कि अब कोई भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से नहीं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होंगी। इसलिए हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे जो देश में सबसे सख्त होगा, जिसमें जहां उम्र कैद का प्रावधान होगा, सारी संपत्ति उसकी जब्त होगी जो भी इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में शामिल होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी इसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी अवसर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो लोग भी इसमें शामिल होंगे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उनके साथ भी ये इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस नकल कानून में किया गया है। पीएचई और विवादों का चोली दामन का साथ है। ताजा मामला नर्सिंग छात्रों के हॉस्टल आवंटन का है। हॉस्टल आवंटन में लापरवाही बरतने को लेकर छात्र पिछले साल से कई बार बीएचयू प्रशासन को इस बारे में बता चुके हैं, लेकिन बीएचयू प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों ने बीएचयू प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग छात्रों का कहना है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें या फिर हॉस्टल के लिए रोज वीसी और बीएचयू के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर अपना समय बर्बाद करें। बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, लेकिन आईएमएस को लगता है कि बहुत बड़े मुद्दे हैं ये। हम हॉस्टल की डिमांड के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमने जब हॉस्टल मांगा था अपना, जब इसके पिछले बार हम लोगों ने स्ट्राइक किया था 2021 में, तो उन्होंने लिख के दिया था कि हम सबको हॉस्टल दे देंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हॉस्टल नहीं दिया। हम लोग अभी भी अपना एकेडमिक नुकसान करके रोज़ लेटर लेके वीसी ऑफिस, रेक्टर ऑफिस, आईएमएस ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस हम लोग जाते रहते हैं, फिर भी हमको हॉस्टल के लिए कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया गया है। किसी प्रकार के आश्वासन की बात नहीं की जाती है, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या हो गई। लड़की के भाइयों पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। हत्या कर युवक के शव को दफनाने का आरोप है। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत के जहानाबाद इलाके की यह पूरी वारदात है। तो पीलीभीत में प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या हुई है। लड़की के भाइयों पर युवक की हत्या का आरोप है। हत्या कर युवक के शव को दफनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये हॉरर किलिंग की आशंका है इसमें, और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़की के भाइयों ने युवक की हत्या की, यह आरोप लग रहा है। हत्या कर युवक के शव को दफनाने का भी आरोप है।
पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।